गुड इवनिंग बच्चों। द लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेनरी लॉ है ना, लेक्चर नंबर 2 हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पढ़ रहे थे लास्ट में, शायद एप्लीकेशन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन। देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो सोडा बोतल है ना, जो सोडा बोतल है उनकी जो पैकिंग है ना, उनकी जो पैकिंग है ना या उनकी जो बोटलिंग है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हाई प्रेशर पे की जाती है। उनकी बोटलिंग हाई प्रेशर पे की जाती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये होता है कि CO2 ज्यादा डिसॉल्व होती है। अगर हम सोडा बोतल को हाई प्रेशर पे उनकी पैकिंग करेंगे या फिर बोटलिंग करेंगे तो उसमें CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी, और अगर CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी तो जब आप उस पैकिंग को ओपन करेंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो CO2 रिलीज होगी, और जितनी CO2 रिलीज होगी वो एफरवेसेंस के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में बाहर निकलेगी, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। इसमें बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन है ना वो है डीकम्प्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकम्प्रेशन स्पेलिंग देख लो एक बार। डीकम्प्रेशन या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, बैंड कह सकते हैं। बेटा जो पानी में स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो स्कूबा डाइवर पानी में जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, आपने देखा होगा ना, उनको स्कूबा डाइवर बोला जाता है। जैसे ये मान लो वाटर है, शायद है ना, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये वाटर है। तो जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है, स्कूबा डाइवर, जब कोई स्कूबा डाइवर अंदर जाता है तो इस पर जो प्रेशर लगता है वो टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर क्या होता है बताओ? इस पे जो प्रेशर लगेगा वो वाटर की वजह से भी लगेगा, और वाटर की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो H/ρg होगा। बोलो, मैं ये नहीं बताना चाहता कितना प्रेशर लगेगा, हाइट की वजह से प्रेशर लगेगा ना, P प्रेशर, सुन रहे हैं, प्लस H/ρg। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है तो उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। अब होता क्या है, अगर मान लो स्कूबा डाइवर नॉर्मल सिलेंडर लेकर नीचे गए तो प्रेशर नीचे जाने पे बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर नीचे जाने पे बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन जो गैस है और जो नाइट्रोजन गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आप समझो मेरी बात, स्कूबा डाइवर जब पानी में नीचे गया तो प्रेशर बढ़ेगा, पानी की वजह से भी तो प्रेशर लगेगा, जो है H/ρg, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी, ब्लड में इंक्रीज करेगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर ब्लड में इंक्रीज कर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या हो जाती है, कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। ऑक्सीजन तो सेल को रिक्वायर्ड, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो तो कंज्यूम हो जाती है। जो नाइट्रोजन है ना बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ये अकुमुलेट होना चालू हो जाती है, ये नाइट्रोजन अकुमुलेट होना चालू हो जाती है, इकट्ठा होना चालू हो जाती है, सही है। ये नाइट्रोजन जब अकुमुलेट होती है, आप सुना, जब हम नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो नॉर्मल एयर सिलेंडर है, जो नॉर्मल सिलेंडर है जिसमें नॉर्मल एयर लेके गया है स्कूबा डाइवर, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। हाई प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाएगी, और जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन है वो अकुमुलेट होना चालू हो जाएगी। अब जब नाइट्रोजन अकुमुलेट, ये तब की कहानी है जब प्रेशर ज्यादा था। अब दिक्कत क्या आती है, जैसे ही प्रेशर आप कम करोगे, जैसे ही प्रेशर आप कम करोगे, जैसे ही प्रेशर कम करोगे तो नाइट्रोजन अब क्या करेगी, बाहर निकलेगी, और नाइट्रोजन एकदम एक्सेल नहीं हो पाती, एकदम नहीं निकल पाती, तो वो क्या बनाने लग जाती है, इट फॉर्म बबल्स, और ये बबल्स स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज के साथ,
और ये बबल्स ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं इन कैपिलरीज। बेटा जो नाइट्रोजन, जैसे प्रेशर आप कम करोगे तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। ये नाइट्रोजन एकदम बाहर नहीं निकल पाती है, ये क्या फॉर्म करने लगती है, बबल फॉर्म करने लगती है। और ये बबल्स हमारे स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज के साथ और ये ब्लॉकेजिंग करना चालू कर देते हैं। ये क्लॉट क्रिएट चालू कर देते हैं ब्लड में, ये क्लॉट क्रिएट कर देते हैं, क्लॉट क्रिएट कर देते हैं ब्लड में। आप समझो मेरी बात, ऐसा समझो, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर एक स्कूबा डाइवर मान लो, ऐसे लिख लो, एक स्कूबा डाइवर है, अगर वो नीचे जाता है पानी में, नीचे है ना, अगर एक स्कूबा डाइवर पानी में नीचे जाता है तो पानी में नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसके जो सिलेंडर है, नॉर्मल जो सिलेंडर है जो लेके जा रहा है वो, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन से तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो कंज्यूम हो जाती है, बट नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी सेल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो जब नाइट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अकुमुलेट हो जाती है बॉडी के अंदर। जब वो अकुमुलेट हो जाती है, दिक्कत कब आती है, जब प्रेशर कम होगा, तो जितनी गैस एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुई है वो सब बाहर निकलेगी। जब वो बाहर, नाइट्रोजन जो है जब वो बाहर निकलती है तो वो बबल बनाना चालू कर देती है, वो एकदम बाहर नहीं आ पाती। जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो वो बबल बनाना चालू कर देती है, और जब वो बबल बनाना चालू कर देती है तो वो बबल्स हमारे स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज के साथ, हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारी कैपिलरीज में, क्लॉट क्रिएट करते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से पेन होता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसी पेन को हम लोग नाम देते हैं बेंड, इसी पेन को हम नाम देते हैं बेंड, इसी पेन को हम नाम देते हैं डीकम्प्रेशन और बेंड। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सी कहानी है। प्रेशर बढ़ेगा नीचे जाने पर तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन तो बॉडी में कंज्यूम हो जाती है बट नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाती है, और जैसे ही हम ऊपर आएंगे, सरफेस पर आएंगे, तो वैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो नाइट्रोजन इकट्ठा हुई थी ब्लड में वो कम डिसॉल्व होगी तो वो बाहर निकलेगी तो वो बबल बनाना चालू कर देती है, और ये बबल स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज के साथ, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं कैपिलरीज में, क्लॉट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है मसल्स में, बहुत ज्यादा पेन होता है। इसी पेन को हम लोग नाम देते हैं बेंड, इसी पेन को हम नाम देते हैं बेंड। नोट करो, दो एप्लीकेशन तो मैंने ये बता दी कि वन एप्लीकेशन ये है कि जो सोडा बोतल है उनकी पैकेजिंग हाई प्रेशर पे की जाती है। जैसे आप प्रेशर रिलीज करते हो तो जो एक्स्ट्रा CO2 डिसॉल्व थी वो बाहर निकलती है, और जो एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकलती है तो एफर्वेसेंस के फॉर्म में निकलती है, झाग के फॉर्म में निकलती है। डीकम्प्रेशन और बेंड क्या है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर मान लो वो नॉर्मल सिलेंडर कैरी करके जाते हैं जिसमें नॉर्मल एयर है, तो हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाती है, बट जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी, वो नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होती है, इकट्ठा होती है, और जब प्रेशर कम होता है तो वही जो नाइट्रोजन इकट्ठा हुई थी वो निकलेगी तो वो बबल बनाना चालू कर देती है, और ये बबल्स हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, हमारी मसल, हमारे टिश्यूज से स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट क्रिएट होता है, और इसकी वजह से जबरदस्त पेन होता है। अब इस पेन से बचा कैसे जाए, इस पेन से कैसे बचा जाए, अब इस पेन से कैसे बचा जाए? इस पेन से कैसे बचा जाए? तो इस पेन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं उस एयर को, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं एयर को, और हीलियम से डाइल्यूट करने पर हीलियम पार्शियली रिप्लेस्ड करती है नाइट्रोजन को, पार्शियली रिप्लेस्ड करती है नाइट्रोजन को, हीलियम जो है वो पार्शियली रिप्लेस कर देती है नाइट्रोजन को। अच्छा, अब इससे बेनिफिट क्या है? हीलियम की सॉल्युबिलिटी, हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफी कम है, मतलब अगर हाई प्रेशर लोगे तो भी हीलियम सॉल्युबल नहीं होगी। तो जो बैंड वगैरह होते हैं
जो बैंड डीकम्प्रेशन होता है वो कम होता है। भाई हम जो नॉर्मल एयर का सिलेंडर है उससे हम किससे डाइल्यूट कर देते हैं, नॉर्मल एयर का जो सिलेंडर है उसे हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, तो वो हीलियम की जाती है। अच्छा अभी हीलियम का बेनिफिट क्या है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी काफी कम है ब्लड में, तो जब हीलियम रिप्लेस करेगी नाइट्रोजन को तो हाई प्रेशर होने के बावजूद भी हीलियम ब्लड के अंदर उतनी सॉल्युबल नहीं होगी, इकट्ठा नहीं होगी, तो जिसकी वजह से बैंड्स या डीकम्प्रेशन नहीं होते, जिसकी वजह से बैंड और डीकम्प्रेशन नहीं होते। एक थर्ड एप्लीकेशन और है, और वो थर्ड एप्लीकेशन है एनोक्सिया, एक बीमारी का नाम है। जो माउंटेन एरिया में जो क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर है ना, या जो लोग हिल एरिया में रहते हैं, है ना, हिल एरिया में रहने वाले लोगों को एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं एनोक्सिया। अच्छा ये बीमारी क्यों हो जाती है, क्योंकि हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर, भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऊपर वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, नीचे वाला एटमॉस्फेयर तो नीचे रह गया, प्रेशर तो ऊपर वाला लगाता है ना, तो नीचे जो एयर है वो तो प्रेशर लगा नहीं पाएगी। अरे भाई जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर ही तो प्रेशर लगाता है, नीचे वाला तो लगाएगा नहीं, तो प्रेशर हाइट के साथ कम हो जाता है। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो कम होगी। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो कम होगा। इससे क्या होता है, इन माउंटेनियर्स को या इन क्लाइंबर्स को थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। और थिंकिंग एबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो उसके कारण एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनोक्सिया। उसका रीजन समझो आप, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी ब्लड में, तो आपके नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, और थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया, है ना, बोलो जल्दी बोलो। थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो तीन एप्लीकेशन है, एक तो डीकम्प्रेशन है ऑफ स्कूबा डाइवर्स जिसमें हम हीलियम से उस नॉर्मल एयर सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं जो कि पार्शियली रिप्लेस करती है नाइट्रोजन को। अगर नाइट्रोजन पार्शियली रिप्लेस कर दी जाएगी हीलियम से तो जो नाइट्रोजन के कारण डीकम्प्रेशन और बैंड थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम है। तो जितना भी प्रेशर हाई हो जाए उतनी सॉल्युबिलिटी तो है नहीं हीलियम की, और जब हीलियम की सॉल्युबिलिटी नहीं है तो बैंड और डीकम्प्रेशन नहीं होगा। बोलो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा न्यूमेरिक। समझ में आ गया? अच्छा मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ मैं बेसिक। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम होती है, और अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं गैस का तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, अगर मैं KH को बढ़ाता हूं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फोर्थ, KH जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। समझ गए? या फिर नेचर ऑफ गैस है, अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। एक ही गैस की वैल्यू के लिए KH की वैल्यू, अगर मान लो आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो KH की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, KH की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये रिजल्ट है हम लोगों का हेनरी लॉ में, हम लोगों का रिजल्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, KH बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी,
KH की वैल्यू सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो ये चीज आपको समझनी है, KH की वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। समझ गए? नहीं समझे? टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला पढ़ाऊंगा ना। अगर आप हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या फार्मूला होता है, बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जल्दी बताओ। KH ऑफ गैस इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही तो फार्मूला है डायरेक्ट। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया फार्मूला। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। मैंने कल बताया भी था ये फार्मूला आया कहाँ से। मैंने आपको बताया भी था ये फार्मूला आया कहाँ से, नहीं याद है? बताया ना ये फार्मूला कैसे, मैं तो डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट बता दिया मैंने ये फार्मूला कहाँ से है। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा? स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है, what mass of O2 is dissolved, what mass of O2 is dissolved in 450 gram of water, in 450 gram of water at 300 Kelvin if this water is equilibrated with air, अगर ये वाटर इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, एयर के साथ, at 5 atm pressure, 5 atm pressure है, एयर के अंदर 20% बाय वॉल्यूम O2 है और एयर के अंदर 80% बाय वॉल्यूम N2 है, ठीक है? ये क्वेश्चन में हिंट दे रखी है। और KH O2 का वाटर में जो दे रखा है वो 1.5 इंटू 10⁵ दे रखा है, और KH of nitrogen in water is 2 into 10⁵ ATM। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। What mass of O2 is dissolved in 450 gram of water at 300 Kelvin if this water is equilibrated with air at a 5 atm pressure, air 20% by volume, एयर के अंदर 20% बाय वॉल्यूम O2 का है और 80% बाय वॉल्यूम N2 का है। इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, What mass of oxygen is dissolved in 450 gram of water at 300 Kelvin if this water is equilibrated। अब जरा मेरी बात समझना, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू KH ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, यही फॉर्मूला होगा। यहां से हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 32। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल, ये है ना, हमसे पूछ रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालो, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। The partial pressure of oxygen is equals to KH of oxygen into NO2 upon N water। ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, अच्छा मैं यहाँ पर एक हिंट बताता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हिंट एक, जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है वही बराबर होता है परसेंटेज बाय मोल के। याद करो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी है, नोट कर लो, जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है वही
बराबर होता है परसेंटेज बाय मोल के। याद करो, अगर मुझे परसेंटेज बाय मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना हो, परसेंटेज बाय मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? याद है नहीं याद है? मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन को, अगर आपको याद नहीं है तो मैं सिखा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज बाय मोल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं आपको परसेंटेज बाय मोल दे दूं तो उसे आप 100 से डिवाइड कर दो तो मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको समझाता हूँ। 20% बाय वॉल्यूम ऑफ O2, इसका मतलब 20% बाय मोल्स ऑफ O2, और 20% बाय मोल्स ऑफ O2 इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया 0.2 एयर में। मोल फ्रैक्शन O2 का एयर में कितना होगा? 0.2। अरे कोई चीज 100 में 20 होती है तो एक में कितनी होगी? कोई चीज 100 में 20 होती है तो एक में कितनी होगी? 0.2। कोई चीज 100 में 20 होती है तो एक में कितनी होगी? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन O2 का 0.2 आ गया एयर में, और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 0.8 आ गया एयर में। ये एयर में आ गया, ये एयर में है मोल फ्रैक्शन दोनों का, ये एयर में है। अब ये बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? जो टोटल प्रेशर है एयर का, कितना है टोटल प्रेशर एयर का? 5 atm। 5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से, आ गया किसका पार्शियल प्रेशर आ गया? याद करो मैंने सिखाया था, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी गैस का तो जो टोटल प्रेशर है एयर का उस गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, गैस इन एयर। अगर पार्शियल प्रेशर गैस का निकालना है तो टोटल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है गैस का एयर में उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना है एयर का? 5 atm। 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्शियल प्रेशर आ गया ऑक्सीजन का। तो बताओ KH कितना दे रखा है ऑक्सीजन का? जरा ले लो 1.5 × 10⁵ मोल्स ऑफ O2 की जगह मोल्स ऑफ O2। अच्छा मोल्स ऑफ वाटर की जगह लिख सकते हैं 450/18। अरे वाटर का वेट दे रखा है ना शायद 450 ग्राम। 450/18 मल्टीप्लाई करो 18, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 25। बोलो, ये आ गया 25। जल्दी बोलो। तो ये आ गया 5 × 0.2 1 × 25 डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁵ इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2। मोल्स ऑफ O2 है, तो ये आ गया 1 × 25 अपॉन 1.5 × 10⁵। मोल्स ऑफ O2 की जगह आ गया वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 32। सॉल्व कर लो इसको। वेट ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 25 × 32 अपॉन 1.5 × 10⁵ ग्राम। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, बाकी आप चेक करो। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, मेरे हिसाब से ये आंसर है। यहाँ 2-3 चीजें मायने रखती थी, बताओ क्या क्या। एक तो यहाँ पर ये मायने रखता था कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल्स के बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपको मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज में रिलेशन मालूम होना चाहिए। परसेंटेज 100 में से बताता है, फ्रैक्शन 1 में से बताता है। पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिक में, कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो उस गैस का टोटल प्रेशर और उसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट लिखा है बेटा मैंने, ऐसा आप मालूम है ना आपको क्यों लिखा है मैंने डायरेक्ट? ये इसलिए लिखा है मैंने डायरेक्ट क्योंकि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। तो नीचे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसीलिए n वाटर प्लस n ऑक्सीजन को मैं n वाटर लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन।